वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यह वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। हम एक सीरीज चला रहे हैं जो कि ग्रुप डी, एसएससी जीडी और अग्निपथ के लिए है, जिसका हमने नाम रखा है जीके प्रश्नों का महासंग्राम। एक क्लास सब खल्लास, जिसकी एक क्लास 12 होने वाली है। इसमें हम भूगोल, इतिहास, राजनीतिक, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, अर्थशास्त्र और विज्ञान सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित करते हैं। और ये प्रश्न हम कुछ प्रीवियस परीक्षाओं से लेते हैं तो कुछ नए भी बनाते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। बाकी तीनों राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा है। चलिए थोड़ा नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है तथा यह गुजरात में भरूच के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितनी? 1312 किलोमीटर। और इसको मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की ही जीवनदायिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवनदायिनी कहा जाता है। इसकी 1312 लंबाई है। और नर्मदा नदी क्या बनाती है? एस्चुरी, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से बहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुई थी? तो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथी। चौथी बौद्ध संगति बिहार में नहीं थी। फिर कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में। चलिए देखते हैं पहली। तो पहली हुई थी राजगृह में, जो कि बिहार में है। दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। तो 3 बिहार में और 1 कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य का ही नाम चाणक्य था। तो ये किसके प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन देखते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या चंद्रगुप्त प्रथम के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। और चलिए थोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म 345 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और मृत्यु हुई थी इनकी 298 ईसा पूर्व, और वो हुई थी श्रवणबेलगोला में। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था बिंदुसार, और इनकी 2 पत्नियां थी। तो एक तो थी हेलेना, जो कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, और दूसरी थी दुर्धरा। तो कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट है हमारा, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, शांता पर, बायल के नियम पर, गुरुत्वीय बल या पृष्ठीय तनाव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो करता है पृष्ठीय तनाव पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बेरोजगारी की समस्या का कारण है? तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, शिक्षा के आवश्यक विकास और व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, आर्थिक विकास की धीमी गति, रोजगार सृजन के कार्यक्रमों की प्रभावहीनता या उपरोक्त सभी। तो आपको प्रश्न पढ़ के मालूम पड़ गया होगा, इसका उपरोक्त सभी आएगा। यानी कि भारत में बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा का आवश्यक विकास नहीं है और यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जाती, साथ ही आर्थिक विकास की धीमी गति है और रोजगार सृजन के कार्यक्रम की भी प्रभावहीनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन देखते हैं, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, साथ ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। कौन? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डेनमार्क देश की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं, ब्राजीलिया, हवाना, कोपनहेगन या पेरिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोपनहेगन। क्या हो जाएगा? क्योंकि कोपनहेगन ही डेनमार्क की राजधानी है। क्या है? राजधानी। अन्य ऑप्शन देखें तो ब्राजीलिया है ब्राजील की, हवाना है क्यूबा की और पेरिस है फ्रांस की। किसकी? फ्रांस की। तो डेनमार्क की राजधानी हो जाएगी कोपनहेगन। नेक्स्ट स्लाइड है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु या मणिपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा केरल। क्या हो जाएगा?
केरल जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। चलिए अब हम टॉप 5 देख लेते हैं। तो उसमें पहले नंबर पे तो हमारा हो जाएगा केरल। कौन? केरल। दूसरा है हमारा तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है मणिपुर और पांचवा है छत्तीसगढ़। एक बार और दोहरा दूं आपको मैं, तो लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य हो जाएंगे हमारे। इसमें पहले नंबर पर आ जाएगा केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा मणिपुर और पांचवा छत्तीसगढ़। और जनगणना प्रत्येक 10 साल में होती है। चलिए अगला देखते हैं। तिलचट्टा के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, तिलचट्टा बोलते हैं किसको? कॉन्क्रेज को। किसको बोलते हैं? कॉन्क्रेज को तिलचट्टा बोलते हैं। तो प्रश्न है हमारा कि तिलचट्टा के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं 3, 4, 13 या 5। तो सही जवाब हो जाएगा 13। कॉकरोच के हृदय में तो कितने कोष्ठक होते हैं? तो 13 होते हैं। कितने? 13। चलिए अन्य ऑप्शन अगर हम देखें तो मेंढक कछुए में कितने होते हैं? तो उनमें 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। और 4 होते हैं स्तनधारियों में। जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन है हमारे एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरोल, रेटिनॉल या कैल्सीफेरोल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम है। चलिए अन्य ऑप्शन अगर हम देखें तो एस्कॉर्बिक एसिड नाम है विटामिन सी का, और रेटिनॉल है विटामिन ए का, और कैल्सीफेरोल है विटामिन डी का। एक बार बता दूं, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, टोकोफेरोल विटामिन ई, रेटिनॉल विटामिन ए और विटामिन डी कैल्सीफेरोल। और विटामिन ई को कौन सा? प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रजनन विटामिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? विषुवत यानी कि भूमध्य रेखा। तो ऑप्शन देखते हैं हम, डल झील, चिल्का झील, विक्टोरिया झील या नाइजर झील। तो डल और चिल्का तो भारत की है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट, विक्टोरिया झील। कभी कभी दोस्तों अगर ऐसे प्रश्न आ जाए और हमें उसका उत्तर नहीं पता हो तो आप अन्य ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप संबंधित प्रश्न है और हमें को पता ही होता है कि डल झील और चिल्का झील तो भारत की है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही बाहर हो जाएंगे। अब बचेंगे सिर्फ 2 ऑप्शन, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा निकलती है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा विक्टोरिया झील। क्या हो जाएगा? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और इस झील से ही कौन सी नदी निकलती है? वो निकलती है नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका में स्थित है और इससे निकलती है नील नदी। चलिए, और नील नदी कहाँ गिरती है? तो गिरती है भूमध्य सागर में। कहाँ पर? भूमध्य सागर में। चलिए अगला देखते हैं। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन देखते हैं हम, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने ही खिलजी वंश की स्थापना करी थी। और इस वंश ने कब तक राज किया था? तो इन्होंने किया था 1290 से 1320, यानी कुल 30 वर्ष इनका रहा था। कब? 1290 से 1320। चलिए इसके प्रमुख राजा देख लेते हैं कौन कौन शासक रहा। तो इसका संस्थापक हो जाएगा, एक तो जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा था रकुउद्दीन खिलजी, तीसरा था अलाउद्दीन खिलजी, चौथा था शहाबुद्दीन खिलजी, पांचवा था मुबारक खिलजी और छठा था खुसरो। यानी कि इस वंश में कितने टोटल 6 राजा हुए हैं और इसने कब लगभग 30 वर्ष राज किया है। और संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा हमारा जलालुद्दीन खिलजी। चलिए अगला देखते हैं। मांडू के हिंडोला महल का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं, इब्राहिम शाह, हुशंग शाह, बलबन या अकबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुशंग शाह। क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। मांडू के हिंडोला महल का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। और मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है और इसको सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ जॉय। मांडू में और भी बहुत सारे महल हैं, जिसमें जैसे कि जहाज महल हो जाएगा, रानी रूपमती का महल, यानी कि एक तरह से महलों का कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर बहुत सारे महल हैं। चलिए अगला देखते हैं। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में किस देश से भारत वापस लौटे थे? तो हमारा ऑप्शन हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, यूएसए या रूस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को कहाँ से लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। और इसी का अवसर पर प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। क्या माना जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस भी। और दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं, जिसमें एक प्रिटोरिया है, एक केपटाउन है और एक जोहान्सबर्ग है। एक बार बता दूं आपको, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, प्रिटोरिया, केपटाउन और जोहान्सबर्ग।
चलिए अगला देखते हैं, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन देखते हैं, गांधी जी ने, गोखले जी ने, एयू ह्यूम ने या एनी बेसेंट ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना करी थी। इसमें इनका साथ दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, और होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य शासन में सिक्के ढालने का कार्य किसका था? तो यह प्रश्न पूछ रहा है कि मौर्य शासन में सिक्के ढालने का कार्य किसका था? तो ऑप्शन देखते हैं, लोहाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, रूपदर्शक या स्वर्ण अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षण अध्यक्ष। कौन? जो लक्षणाध्यक्ष थे वो उस टाइम सिक्के ढालने का कार्य करते थे या कार्य की देखरेख करते थे। अन्य अगर ऑप्शन देखें हम तो लोहाध्यक्ष, तो लोहाध्यक्ष थे धातु संबंधित विभाग के अध्यक्ष थे। कौन सा? धातु संबंधित विभाग के अध्यक्ष थे, और ये धातु को गलन वगैरह का कार्य देखते थे। चलिए अगला देखते हैं, किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान पर हमला किया था? तो यह वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। तो ऑप्शन देखते हैं, तैमूरलंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली या चंगेज खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंगेज खान। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान पर हमला किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं? तो प्रश्न हमारा है भूगोल का कि कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक है। तो ऑप्शन देखते हैं, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा या सभी। तो जवाब हो जाएगा इसका यह सभी। ये सभी नदियां किसनी? कृष्णा की सहायक नदी हैं। तो थोड़ा देखते हैं, तो कृष्णा नदी है प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। कौन सी? प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। पहले स्थान पर है नर्मदा। कौन है? नर्मदा। और कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हुआ है, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। तो चलो देखते हैं इसके कुछ सहायक नदियाँ। तो कोयना, भीमा और तुंगभद्रा के साथ ही इसकी सहायक नदियाँ में तो वर्गा है, फिर पंचगंगा, घाट प्रभा और माल प्रभा। यानी कि 4, 3 और 4, 7 इसकी कुल सहायक नदियाँ। एक बार नाम बता दूं आपको, 7 इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो एक है कोयना, भीमा और तुंगभद्रा। इसके बाद आ जाएगी वर्गा, पंचगंगा, घाट प्रभा और माल प्रभा। सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए अगला देखते हैं, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, टेगा वन, टुंड्रा वन, समशीतोष्ण वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शैवाल तथा काई से बने हुए वन कौन से होते हैं? तो होते हैं हमारे टुंड्रा वन। चलिए थोड़ा देखते हैं, तो टुंड्रा वनों में बोनी झाड़ियाँ, दलदली पौधे, घास, काई और लाइकेन आदि वनस्पतियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी? तो एक तो बोनी झाड़ियाँ जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, फिर आ जाएंगे हमारे दलदली पौधे, फिर घास, काई और लाइकेन आदि वनस्पतियाँ मिलकर क्या बनाती है? तो बनाती है टुंड्रा वन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, गांधीनगर गुजरात में, मुजफ्फर बिहार, मैसूर कर्नाटक या तेलंगाना आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में क्या है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात की राजधानी भी है। चलिए अन्य ऑप्शन देखते हैं, तो मुजफ्फर बिहार में है लीची अनुसंधान केंद्र। कौन सा? लीची अनुसंधान केंद्र है मुजफ्फरपुर में। और मैसूर में है राष्ट्रीय भाषा अनुसंधान। कौन सा? मैसूर में है राष्ट्रीय भाषा अनुसंधान केंद्र। और हैदराबाद में स्थित है कोशिकी तथा आणविक जीव अनुसंधान केंद्र। कौन सा? कोशिकी तथा आणविक जीव अनुसंधान केंद्र है हमारे हैदराबाद तेलंगाना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन देखते हैं, 1965, 1969, 1971 या 1976। चलिए सबसे पहले आपको मैं इसरो का फुल फॉर्म बता दूं। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है उसकी इसरो से 4 से 5 वर्ष पहले ही स्थापना हो गई थी, लेकिन वो आज तक एक भी ना सैटेलाइट छोड़ पाए हैं, ना ही कोई लॉन्च व्हीकल बना पाए हैं। और जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता कहा जाते हैं तो वो है हमारे विक्रम साराभाई। कौन? डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। और इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। कब? 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। कहाँ पर? बेंगलोर कर्नाटक में। चलिए अगला देखते हैं, यंग इटली आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे गैरीबाल्डी,
गेरिबाल्डी, काउंट कैमूर, एमेनुअल द्वितीय या कैवूर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेरिबाल्डी द्वारा ही यंग इटली आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? यंग इटली आंदोलन गेरिबाल्डी द्वारा चलाया गया था। और इस आंदोलन में इटली का एकीकरण और स्वाधीनता दोनों शामिल थे, यानी कि ये आंदोलन इटली की स्वाधीनता और एकीकरण के लिए चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है संगीत, साहित्य, खेल या पत्रकारिता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगीत। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। आपने हनी सिंह का गाना भी सुना होगा कि जिस दिन ग्रैमी ले आऊँगा उस दिन देसी घी की बूंदी शक्कर पारे बंटवाऊंगा, तो वही वाला ग्रैमी पुरस्कार है। तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के लिए। किसके? संगीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस हमेशा बनाता है। प्रश्न है हमारा कि अवतल लेंस हमेशा बनाता है। तो आभासी एवं उल्टा, आभासी एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा या वास्तविक और उल्टा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर का, मतलब ऑप्शन सेकंड, आभासी और सीधा। अवतल लेंस हमेशा क्या बनाता है? तो बनाता है आभासी एवं सीधा। तो अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। क्या होता है? वस्तु से छोटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन देखते हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, सर विलियम बेंटिक या वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कैनिंग। कौन? 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। और जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है, इसकी स्थापना हुई थी बैरकपुर, इसकी शुरुआत हुई थी बैरकपुर छावनी से। कहाँ से? बैरकपुर से। और किसने की थी? वो की थी मंगल पांडे जी ने। किसने? मंगल पांडे जी ने 1857 विद्रोह की शुरुआत करी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? तो ऑप्शन देखते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण या मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा जेपी, जयप्रकाश नारायण, जिसे जेपी मूवमेंट भी बोला जाता है। तो जयप्रकाश नारायण लोकनायक से संबंधित है। इनको लोकनायक की पदवी दी गई। किसको? जयप्रकाश नारायण को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? इकोनॉमिक्स का प्रश्न है कि विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? तो निर्यात के गुणों से, भुगतान संतुलन से, आयात के गुणों से या विदेशी व्यापार के गुणों से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भुगतान के संतुलन से। विदेशी व्यापार का भुगतान संतुलन से संबंधित है। चलिए मैं आपको विदेशी व्यापार की परिभाषा बताता हूँ कि विदेशी व्यापार का क्या होता है। तो एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ जो भी आयात निर्यात या आर्थिक व्यवहार करता है उसको उस देश का क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार। यानी कि एक देश दूसरे देश से कोई भी सामान मंगा रहा है, उसको सामान बेच रहा है, तो इन दोनों के देशों के मध्य क्या हो जाता है? वो हो जाता है दोनों का विदेशी व्यापार। इसमें वस्तु, सेवा, रेमिटेंस सभी शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहियों द्वारा तय की गई दूरी का माप किया जाता है, यानी कि कौन से यंत्र से पहियों द्वारा मापी गई दूरी का माप किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारा मीटर, ओडोमीटर, ट्रैंकोमीटर या क्रोमोमीटर। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ओडोमीटर। क्या हो जाएगा? ओडोमीटर। ओडोमीटर से पहियों द्वारा तय की गई दूरी नापी जाती है। अमीटर से हम नापते हैं किसको? विद्युत धारा को। किसको? विद्युत धारा को। और क्रोमोमीटर से नापते हैं हम सही समय, यानी कि जो भी जहाज समुद्र में चलते रहते हैं उनमें सही समय कैसे मापा जाता है? तो मापा जाता है क्रोमोमीटर से। किससे? क्रोमोमीटर से। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हर देश का टाइम जोन अलग होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय टाइम के अनुसार उनको नेविगेट करना होता है, इसलिए वो अपना समय कहाँ से नापते हैं? क्रोमोमीटर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धातु जो भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे मैग्नीशियम, सोना, सोडियम या लोहा। तो इसका सही जवाब है सोना। सोना भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता। किस साथ? भाप के साथ सोना अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है क्या कहलाता है? प्रश्न है हमारा कि वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। और एनालॉग प्लस डिजिटल, अगर इन दोनों कंप्यूटर को हम मिलके बनाए, किसको? एनालॉग और डिजिटल को, तो बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा? यानी कि ऑप्शन 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल प्लस एनालॉग बराबर हाइब्रिड कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर जो हमारा
सामान्य कंप्यूटर होता है उससे 10 गुना अधिक स्पीड से काम करता है, उसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर। और भारत में परम सुपर कंप्यूटर है क्या, तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम रखा गया था परम, क्या रखा गया था, परम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। कौन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है हमारे राज्यपाल महोदय, और जो संघ लोक सेवा है उसकी करते हैं राष्ट्रपति जी। चलिए थोड़ा देखते हैं इनके बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 315 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और एक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान रखा गया है। कौन सा अनुच्छेद है, 315, जिसमें कहा गया है कि एक संघ स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार की बॉडी है, तो एक प्रकार की संवैधानिक बॉडी। कौन सी, संवैधानिक बॉडी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इनके लिए संविधान में एक अनुच्छेद दिया गया है, और अनुच्छेद कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा 315। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संघीय सरकार की विशेषता है, कौन सी एक संघीय सरकार की व्यवस्था है, तो ऑप्शन देखते हैं। संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, राज्य तथा संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, या एकल नागरिकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण हमारे संघीय सरकार की एक विशेषता है। तो संघ तथा राज्य की शक्तियों का विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। किसमें, तो 7वीं अनुसूची में, कौन सी, 7वीं अनुसूची में संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का वितरण किया गया है। चलिए अगला कुछ और प्रश्न देखते हैं हम। पाकिस्तान की पहली सिविल जज जो कि एक हिंदू महिला है, कौन बनी है। तो ये बस मैंने प्रश्न आपको इन्फॉर्मेशन के लिए डाल दिया है, और जो ये हिंदू महिला जज बनी ये भी बस इन्होंने दिखाने मात्र के लिए बनाया है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश आप दोनों में देख सकते हैं कि माइनॉरिटी यानी जो अल्पसंख्यक हैं उनका हाल कितना खराब है, उनके जबरन धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं, उनकी जबरन शादियाँ कर दी जाती हैं, तो वहाँ पर बहुत खराब हालत है। कुछ और आपको उदाहरण दूँ तो अगर कोई हिंदू वहाँ पर मर जाता है तो उसको हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करने देते हैं, उसको दफनाना पड़ता है, या तरह तरह की टॉलरेंट नीति अपनाते हैं। सेम वो सिख लोग और बाकी धर्मों के साथ भी करते हैं। तो बस एक इन्फॉर्मेशन का प्रश्न था कि पाकिस्तान की पहली सिविल जज जो कि एक हिंदू महिला है कौन बनी है, तो वो बनी है सुमन कुमारी। कौन बनी है, सुमन कुमारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है, तो ऑप्शन हो जाएंगे मालदीव, मॉरिशस, पाकिस्तान, यह सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा यह सभी। मालदीव, मॉरिशस, पाकिस्तान के साथ ही भारत, इंडोनेशिया आदि देशों की मुद्रा भी रुपया है। बस रुपया वहाँ की करेंसी का नाम है। हर देश की करेंसी की अलग वैल्यू है, अलग तरह का नोट है, उस पर अलग व्यक्ति का फोटो छपा है, बस उसका नाम रुपया है। जैसे कि अगर भारत का 1 रुपया $1 के मुकाबले 80 रुपये है, तो पाकिस्तान का 200 रुपये है। ऐसे सबकी वैल्यू अलग अलग है, बस उसका नाम रुपया है, नोट का आकार सब कुछ अलग अलग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ऑप्शन देखते हैं दिल्ली, पोर्ट विला, ताशकंद या कीव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा ताशकंद। और जो उज्बेकिस्तान है ये क्या है, ये कि सेंट्रल एशियाई देश है। कौन सा देश है, उज्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियाई देश है, और सेंट्रल एशिया में टोटल कितने देश आते हैं, तो 5 देश। कितने, 5 देश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेघदूत के लेखक कौन है, किसके, मेघदूत के लेखक कौन है, तो ऑप्शन देखते हैं कबीर, खुशवंत सिंह, बाणभट्ट या कालिदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालिदास। ये मेघदूत के कौन है लेखक हैं, कौन है, हमारे कालिदास जी, जिनको महाकवि भी कहा गया है। क्या 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 कहा गया है, महाकवि। और महाकवि कालिदास के सम्मान में उज्जैन में कालिदास अकादमी की स्थापना की गई है, और कालिदास अकादमी में प्रतिवर्ष कालिदास समारोह का आयोजन भी किया जाता है। किसका, कालिदास समारोह का। और मेघदूत के अलावा इनकी और रचना की बात करें तो उसमें इनकी ऋतुसंहारम, विक्रमोशौर्यम, अभिज्ञान शकुंतलम, इनकी अन्य कृतियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था, यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो हेकेल ने, मेंडल ने, ट्रांसले ने या रिटर ने। तो सही जवाब हो जाएगा ट्रांसले महोदय ने। ट्रांसले महोदय ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोहा निकाला जाता है, तो ऑप्शन है हमारे अपभ्रक से, हेमेटाइट से, बॉक्साइट से या डोलोमाइट से। तो सही जवाब हो जाएगा हेमेटाइट से। तो लोहा किसका है इसका, तो वो है हमारे हेमेटाइट का। किसका, हेमेटाइट का। और बॉक्साइट किसका है इसका, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम का। किसका,
एल्यूमिनियम का। तो लोहा हो जाएगा हेमेटाइट और बॉक्साइट हो जाएगा एल्यूमिनियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं। तो प्रश्न बोल रहा है कि जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें हम कहते हैं। तो चालक, प्रतिरोधक, विद्युत रोधी या द्रवणित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत रोधी। हमने क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं विद्युत रोधी। और प्रतिरोध बढ़ने से चालकता घटती है। क्या होता है, जब प्रतिरोध बढ़ता है तो चालकता घट जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है। तो ऑप्शन देखते हैं, अपघटन, ऑक्सीकरण, तनुकरण या निर्जलीकरण। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ऑक्सीकरण। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑक्सीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय यानी हार्ट, दिल के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा होता है हृदय के लिए। तो बटर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रेपसीड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑलिव ऑयल। कौन सा, ऑलिव ऑयल। इसको हम हिंदू में बोलते हैं जैतून का तेल। कौन सा, तो जैतून का तेल हमारे हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक होता है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम अगला। मूल्य दाब किसके द्वारा मापा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूल्य दाब होता कहाँ है। तो मूल्य दाब होता है जड़ की जाइलम कोशिकाओं में। कहाँ पर, जाइलम कोशिकाओं में। तो मूल्य दाब किसके द्वारा मापा जाता है। तो बैरोमीटर से, एटमोमीटर से, मैनोमीटर से या ऑक्सीनोमीटर से। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीनोमीटर से। किससे, ऑक्सीनोमीटर से मूल्य दाब मापा जाता है। और मूल्य दाब जड़ की जाइलम कोशिकाओं में होता है। और जाइलम कोशिकाएं किसका परिवहन करती है, तो वो करती है जल का परिवहन। किसका, जल का परिवहन करती है। और बैरोमीटर से हम नापते हैं वायु दाब। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे बुसीन, कैफीन, फेनिल या थीन। तो सही जवाब हो जाएगा थीन। चाय की पत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण उद्दीपक कौन है, थीन। और कैफीन किसका है, तो कॉफी का है। और चाय का हो जाएगा थीन। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, जो कि होमवर्क टाइप प्रश्न भी है। तो ये आज का प्रश्न हमारा कि रानी दुर्गावती संबंधित है। तो ऑप्शन है हमारे पन्ना से, रीवा से, जबलपुर से या ग्वालियर से। एक बार और पढ़ के सुना देता हूँ। रानी दुर्गावती संबंधित है पन्ना, रीवा, जबलपुर या ग्वालियर। तो इसका सही जवाब को कमेंट करके देना है। चलिए वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।